हेलो, स्पीड 24/7 की यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। शांत रहिए। चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नन हिंदी यानी अहिंदी, जो क्लास 8 का चलता है अहिंदी में। ठीक है, चैप्टर का नाम है ठेस। ठीक है, जिसमें कुछ शब्दार्थ हैं, उसको पहले हम लोग शब्दार्थ को समझ लें, उसके बाद आगे देखेंगे। ठेस में है, चैप्टर का नाम है ठेस। ठीक है, देखिए कुछ इसका शब्दार्थ है, इस शब्दार्थ को समझ लीजिए कि क्या कहना चाह रहा है ये। पतीली, पतीली का मतलब होता है तांबे, पीतल आदि का ऊंचे किनारे वाला गोलाकार बर्तन को पतीली कहते हैं। जो पानी भर करके ले जाया जाता है ना, उसको पतीली कहा जाता है। आप वैसा बर्तन देखे भी होंगे, इस टाइप का होता है ना, इसी टाइप का पतीला होता है। थोड़ा सा ये काफ़ी ज़्यादा गोलाकार होता है। पनियाई का मतलब होता है ललचाई। बहुत सारे बच्चों को आदत होता है, कोई अगर व्यक्ति खा रहा है तो उसको देख करके टकाटक है ना, जीभ ललचते रहता है, उसी को पनियाई कहते हैं। झाल का मतलब कटुता या कड़वा, ठीक है, या तीखा। चीक, चीक का मतलब बांस की तिलियों से बना झीना पर्दा, पर्दा को चीक कहते हैं। नैनू का मतलब होता है मक्खन, मक्खन जो मथते हैं दही वाला। और शीतल पाटी का मतलब चिकनी और पतली चटाई को शीतल पाटी कहते हैं। क्लियर है, चिकनी और पतली चटाई को शीतल पाटी कहेंगे। तो ठेस का कुछ शब्दार्थ था। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर। देखिए कहानी की तरफ चल रहे हैं। ये है आपका कहानी ठेस। इतना में तो सबको देख ही रहा होगा सही तरीके से, है ना। चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे आज हम लोग। देखिए हिंदी पढ़ाने का मेरा कुछ अलग तरीका है। जो थोड़ा अच्छी कहानी होती हैं उसको पहले पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो कुछ लोग ये नहीं समझेंगे कि एक ही बार 7 लेसन क्यों स्टार्ट कर दिए हैं। चलिए देखिए, लोकमन के मर्मज्ञ कलाकार फरीश्वर नाथ रेणु की ठेस कहानी। चलिए यहाँ से 2-3 प्रश्न अब बनेंगे। सबसे पहला नंबर सवाल पूछेगा कि ठेस के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। क्लियर है, ठेस है तो क्या है? कहानी है। ऑप्शन में देगा व्यंग, बी में देगा कविता, सी में देगा नाटक, डी में देगा कहानी। क्लियर है, तो क्या होगा? ठेस कैसी क्या है? कहानी है। ठेस के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। कहानी में मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है। आपसे पूछ लिया जाएगा, यहाँ से भी एक प्रश्न बनाया जाएगा कि ठेस कहानी में कहाँ की कहानी को प्रभावी का वर्णन किया गया है? तो मिथिलांचल का। यह कहानी कलाकार के मन की विशिष्टताओं का मार्मिक वर्णन करती है। श्रम के प्रति सम्मान की भावना देना, ठीक है, रिश्तों की गहराई और मनुष्यता की पक्षधरता को समझने में पाठ का योगदान महत्वपूर्ण है। ये कि कैसे एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए। आंचलिक कहानी की खूबसूरती, घटना एवं संवेदना की दृष्टि से भी यह कहानी उल्लेखनीय है, चर्चित है। यह अब कहानी शुरू होता है खेती बाड़ी के समय। जब खेती और बाड़ी का समय आता है तो गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। यानी आपसे 1 नंबर का सवाल यहाँ से भी आ सकता है कि ठेस कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो ठेस कहानी का प्रमुख पात्र जो है वो है सिरचन। अब सिरचन को लोग गांव के जब खेती बाड़ी का जब समय आता है तो सिरचन को लोग पूछते नहीं हैं। अब क्यों नहीं पूछते हैं? क्योंकि ये कामचोर चटोहर लोगों की नज़रों में दिखाई देता है, इसलिए लोग इसे पूछते नहीं हैं। लेकिन इनके अंदर भी, सिरचन के अंदर भी एक बहुत बड़ी सी कलाकारी है जो इसके लिए यह फेमस है। ठीक है, नहीं करते लोग उसको, बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। यहाँ से 1 नंबर का सवाल बनाया जाएगा, सिरचन को समझते हैं बेकार, ऑप्शन बी में बेगार, ठीक है, ऑप्शन सी में ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो सिरचन को बेकार नहीं बेगार समझते हैं। देखिए पॉइंट टू पॉइंट आपको वस्तुनिष्ठ छटेगा। क्लियर है,
सिर्फ समझने की ज़रूरत है। इसलिए खेत खलियान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाया जाता है सिरचन को, क्योंकि वो बेकार नहीं है। सिरचन बेगारी करता है, काम तो करवे करेगा। पहुंचने का समय अगर 9 बजे है, पहुंचेगा 10 बजे। बात ज़्यादा बनाएगा, काम कम करेगा, उसी को बेगार कहते हैं। क्लियर है? क्या होगा, उसको बुलाकर दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 कम काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। पगडंडी पर तौल तौल कर पाँव रखेगा। पगडंडी, खेत की आरी को पगडंडी कहते हैं। क्यारी का जो बाउंड्री होता है उसी को क्या कहते हैं? पगडंडी कहते हैं। जैसे ये खेत है, ये आपका खेत है, ये खेत में छोटे छोटे फसल लगे हुए हैं, ये फसल लगे हुए हैं, ये जो फसल है, तो ये फसल रहता है, तो इस फसल को एक बाउंड्री लाइन होती है, ये ऐसे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पगडंडी कहेंगे। क्या कहेंगे? पगडंडी। डंडी, पगडंडी मतलब आरी होता है। क्लियर है? तो पगडंडी पर तौल तौल कर पाँव रखता हुआ धीरे धीरे मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। अगर मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो सिरचन को बुलाओ। क्लियर है? आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोहर कह ले कोई। एक समय था जबकि उसकी मड़ैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, बल्कि उसकी खुशामद भी किया करते थे। चलो सिरचन, ये मेरा काम कर दो। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है सारे इलाके में। एक दिन का समय निकाल कर चलो, कल बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, सिरचन से एक जोड़ा चीक बनवा कर भेज दो। और चीक का मतलब अभी शब्दार्थ में बताया गया था ना। चीक मतलब बोलिए। हाँ, चीक का मतलब एक बांस की बनी हुई एक पर्दा है ना। मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। मुझे याद है, यानी किसे? लेखक जी को। लेखक जी हैं फणीश्वर नाथ रेणु। लेखक जी कहते हैं कि माँ जब कहती हैं लेखक जी का कि सिरचन को बुला करके लेके आ जाओ, तो लेखक जी कहते हैं कि सिरचन को बुलाने से पहले उनके लिए भोग क्या क्या है ना, यानी खाने पीने की सामग्री जो है क्या क्या लाना होगा। माँ हंसकर कहती, जा बेचारा मेरा काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। ब्राह्मण टोली के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़कों को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था। बेपानी करना, यहाँ पे एक मुहावरा है। बेपानी करना यानी तार तार कर देना या इज्जत ले लेना, है ना। समझ गए? सिरचन ने तुम्हारी भाभी नाखून से खाट कर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम कहार कुम्हारों की घरवाली बनाती है। तुम्हारी भाभी ने कहाँ सीखा है ये सब? ऐसा जो है से पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को जो है से ये बेइज्जती किया था सिरचन। ये कौन कर रही है? लेखक की माँ। इसलिए सिरचन को बुलाने के पहले मैं माँ से पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, हुलस कर मतलब झांक कर कहती। सिरचन को देखते ही सिरचन आया और हुलस करके कहती है, आओ सिरचन, आज नैनू मथ रही थी। जिस दिन सिरचन आया था लेखक जी के घर, उस दिन उसकी माँ यानी लेखक जी की माँ क्या कर रही थी? यहाँ से भी एक सवाल आएगा। नैनू मथ रही थी, है ना, मक्खन को मथ रही थी यानी दही मथ रही थी। तुम्हारी याद आई घी की दाढ़ी खखोरन, घी की जो दाढ़ी होती है खखोरन, दूध वाला, के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना सिरचन? कौन बोला? लेखक जी की माँ। और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, यानी चिट्ठी भेजी है, उसकी ननद रूठी हुई है। किसके लिए? कि मोती की शीतल पार्टी के लिए, है ना। मोती की शीतल पार्टी के लिए उसकी ननद रूसी हुई है। सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता है। चटोहर है ये था, है ना। घी की सेंधी सुगंध सूंघ कर ही आ रहा हूँ भाभी। और क्या कहता है सिरचन लेखक की माँ को? कि घी की सुगंध सूंघ कर ही आ रहा हूँ भाभी, है ना। नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। वाह, है ना। कितना अच्छा बात बोल रहा है सिरचन। देखिए कितना इसके अंदर टैलेंट है बात फरोसी की, है ना। सिरचन जाति का कारीगर है। आपसे 1 नंबर का सवाल पूछ लेगा, सिरचन क्या है?
तो जाति का कारीगर। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता, फिर उसकी कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त करता लगाता। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी तो गेहूं सांप की तरह फुंकार उठता है। अगर वो काम कर रहा है सिरचन, अगर कोई कुछ उसको बोल दिया तो फिर सब चीज़ फेंका जाएगा। ठीक है, फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुंहजोर है, कामचोर नहीं है। और सिरचन खुद से कहता है कि सिरचन मुंहजोर है, बनावटी भले करता है लेकिन काम फिनिश करता है। ठीक है, ये कह रहा है। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर सिरचन। दूध में कोई मिठाई ना मिले कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाल वो बर्दाश्त नहीं करता। कोई तीखा बात कह देगा तो बर्दाश्त नहीं होगा, उससे नहीं कर सकता। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कड़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ। चूँकि सिरचन मुंहजोर है लेकिन कामचोर नहीं है, लेकिन चटोहर जरूर है। वो जब तक उसको अच्छा खाने के लिए नहीं मिलेगा तब तक वो ठीक से काम भी नहीं करेगा, है ना। सिरचन को बुलाओ, दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई तो काम की सारी चिकनाई भी खत्म हो जाएगी। क्लियर है ना। अधूरा रख कर उठ खड़ा होगा। आज तो अब अधक पाली दर्द से माथा टनटना रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। और ये बहाना कर देगा। अगर थोड़ी सी खाने पीने में चिकनाई कमी तो काम की चिकनाई समाप्त। आधा अधूरा कर करके क्या बोलेगा कि थोड़ा माथा टनक रहा है, बाद में किसी दिन आकर के कर दूंगा, और फिर बाद वाला बाद होते चला जाएगा। मोथी घास और पटेर की रंगीन शीतलपाटी, बांस तिलियों की झिलमिलाती चीख, सतरंगे डोर के मोढ़े भूसी चुनी रखने के लिए मूंज की रस्सी, जिसको मूंज का मतलब मौनी जो एक सीख का बनाया जाता है, जो काशी होता है ना, उसको बीट करके उसमें प्लास्टिक लपेट करके मौनी को बनाया जाता है, जिसको टोकरी कहते हैं। ठीक है, अब वो लुप्त हो चुका है। क्लियर है। मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी, टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता है। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों का बेकाम का काम समझते हैं लोग। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पेट भर खिला पिला दो, काम पूरा होने पर एक आध पुराना धुराना कपड़ा देकर के विदा कर दो, वह कुछ भी नहीं बोलेगा। कौन? सिरचन। सिरचन को मजदूरी नहीं चाहिए, सिर्फ अच्छा चिकनौटा ठूसने के लिए मिल जाना चाहिए, और एक आध फटा पुराना या पुराना कपड़ा दे दीजिए, वही काफ़ी है ना। कुछ भी नहीं बोलेगा, ऐसी बात नहीं। सिरचन को बुलाने जानते हैं। सिरचन बात करने में भी कारीगर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी और क्या बोली थी? ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ। कोई बात बोल दिया होगा सिरचन भज्जू महाजन की बेटी को, तो वो गुस्सा गई। वो बोली कि जाके मैं अपनी माँ को बोलूँगी। इतनी बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बात ही बड़ी होती है, नहीं तो दो पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला। यानी कि सिरचन जो है इसके घर भी जाकर के भज्जू महाजन के घर जाकर के काम किया था। तो भज्जू महाजन के जाकर जब काम किया था तो खेसारी का सत्तू खिलाया गया होगा। तो वही बोल रहा है सिरचन उसकी बेटी को, ठीक है ना। या तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबुनी, सिरचन ने मुस्कुरा कर जवाब दिया था। ठीक है, लेकिन लग गया था उसको बुरा भज्जू महाजन की बेटी को। उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी। किसकी छोटी बहन? लेखक जी की छोटी बहन को विदाई होने वाली थी। पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दे दी है कि मानू के साथ मिठाई की पतीली ना आवे। कोई बात नहीं है, लेकिन 3 जोड़ी फैशन वाली चीक और पटेर की 2 शीतल पाटियाँ जरूर आनी चाहिए। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो यहाँ से भी 1 नंबर का सवाल बनेगा कि कितनी जोड़ी जो है से बना करके दिया गया था? 3 जोड़ी। ठीक है, किसके शादी में? मानू। क्लियर है? भाभी ने हंसकर कहा, बैरंग वापस, इसलिए 1 सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने। देख
माँ ने कहा था, लेखक जी के माँ ने कहा कि देख सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती, ठीक है। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखकर देखते ही रह जाएंगे। पान जैसी पतीली छुरी से बांस की तीलियों और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वह चीक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बुनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन वाली चीज बन रही है, जो पहले कभी नहीं ऐसा बनी थी। क्लियर है। मंजली भाभी से नहीं रहा गया देख करके, जल गई कि मानू को इतना अच्छा शीतल पाटी और चीक मिलेगा, तो मंजली भाभी जो थी मानू की, उससे नहीं रहा गया, एकदम भुना गई, है ना। मंजली भाभी से नहीं रहा गया, पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मुहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज बनती है तो भैया को खबर भेजती। कौन? मानू की मंजली भाभी। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। अब जो है बोला, मुहर छाप वाली, सिरचन बोल रहा है कि मुहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुरिया। सबकी बस की बात ये नहीं है ना। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। काकी मतलब लेखक जी की माँ, है ना। यानी कि मानू जो है लेखक फणीश्वर नाथ रेणु की सबसे छोटी बहन है। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। यहाँ से भी 1 नंबर का सवाल आएगा। मंजली भाभी का मुंह लटक गया, ठीक है। मेरी चाची ने फुसफुसा कर कहा, किससे बात करती है बहू, ठीक है। मुहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी देखती है ना। दूसरे दिन चीक की पहली पाती में 7 सारे जगमगा उठे और 7 रंग के सतभैया तारा उसमें जो चीक बन रहा था उसमें। ये है सिरचन, ये काम कर रहा है, ठीक है। सिरचन जब काम में मग्न रहता है तो उसका जीभ जरा बाहर निकल आता है। किसी किसी की आदत होती है कि काम करते वक्त जीभ को थोड़ा बाहर निकाल के रखते हैं, है ना। अपने काम में मग्न सिरचन को खाने पीने की सुधि नहीं रहती। चीक में पुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। काम बेचारा कर रहा है और सूप में कुछ रखा हुआ है खाने पीने के लिए। जैसे ही सिरचन का निगाह उस सूप पे पड़ता है तो उस सूप में देखता है कि उस सूप में जो है डला हुआ चिवड़ा है और गुड़ का सूखा ढेला पड़ा हुआ है। चूड़ा और गुड़ का सूखा हुआ ढेला, ठीक है। मैंने लक्ष्य किया कि सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। जैसे ही वहां पे देखा, सिरचन देख लिया कि सूप में चूड़ा और सूखा ढेला रखा हुआ है गुड़ का, तो इसका जो है से गुस्सा नाक पे ऐसी 2 रेखाएं बन गई है। लेखक जी को ऐसा लगा, ठीक है। दौड़कर माँ के पास गया। कौन? लेखक जी। और बोल रही है कि माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? कलेवा मतलब गुड़ और चूड़ा किसने दिया है? सिर्फ चूड़ा और गुड़ है उसमें। माँ रसोई के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, मैं अकेले कहाँ कहाँ देखूं, क्या क्या करूं। और माँ बोलती है, अरे मंजली। लेकिन मंजली तो सिरचन से गुस्सा गई थी ना, मुंह लटक गया था मंजली को, मंजली भाभी को। तो लेखक जी की माँ बोलती है, अरे मंजली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? अब देखो यहाँ से गुस्सा गया है सिरचन, कह रहा है कि बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। क्या कह दिया? चटोहर आदमी नहीं खाएगा बूंदिया, खाएगा ही। लेकिन क्या कह रहा है कि मैं बूंदिया नहीं खाता काकी। सिरचन के मुंह में चूड़ा भरा हुआ था, मतलब चूड़ा और गुड़ खा रहा था, ठीक है। पूरी तरीके से गुस्साया नहीं है, लेकिन अब थोड़ा सा मूड बन रहा है। गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पड़ा अछूता, मतलब उसको छुआ तक भी नहीं था सिरचन। माँ की बोली सुनते ही मंजली भाभी की भौहें तन गई, उसकी भी आंखें एकदम पूरा लाल हो गया। सिरचन से गुस्साइल थी मंजली भाभी, क्योंकि बोल चुकी थी कि ऐसा मुहर छाप वाली धोती देने से इतनी अच्छी कारीगरी होती है तो पहले ही भैया को खत लिख देती। इसलिए ना बोल दिया था कि ऐसा मुहर छाप वाली धोती ही नहीं बल्कि एक कुर्ता भी देने से इतनी अच्छी चीज़ें नहीं बनती बहुरिया, ये नहीं बोला था सिरचन। इतना में भाभी मंजली को मुंह लटक गया था, ठीक है। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। अब जैसे ही माँ कही, लेखक की माँ की, अरे मंजली जाओ बूंदिया दे दो। देगा तो अच्छा से देगा, किसी को मान सम्मान करना चाहिए। बूंदिया लाई, फेंक के चली गई, ठीक है। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मंजली बहुरानी, आपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोल कर बांटती हैं क्या? अरे देना है तो अच्छे से खिलाइए ना। अब छिट छिट के भाग रही है तो सिरचन को लग गया बुरा।
अब सिरचन बोल रहा है तो उसको और तेज हो जा रहा है मंझली को। बस मंझली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। इतना बोला ना कि क्या बहू अपने मायके से भी मिठाई लाती है तो इसी तरह हाथ खोल करके बांटती है क्या। अब मंझली जो है सो रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, लेखक जी की चाची, ठीक है, कहा छोटी जाति के आदमी का मुंह भी छोटा होता है। लोग क्या कह दिया उसकी चाची लेखक जी की कि छोटा जाति का जो मुंह होता है ना वो छोटा ही होता है, अच्छा बात नहीं बोलता है। लेकिन ऐसा थोड़ी है, और सिरचन भी गलत कहाँ किया है ना। मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही, किसी की नैहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह। कौन कह रहा है, उसकी लेखक की छोटकी चाची है ना, चाची कह रही है, छोटी है ना। मंझली भाभी माँ की दुलारी बहू है। माँ तमतमा कर बाहर आई, लेखक की माँ। सिरचन तुम काम करने आए हो, अपना काम करो, बहुओं से बदकुट्टी करने की क्या जरूरत है। गुस्सा करके बोली, जिस चीज की जरूरत है मुझसे कहो, तुमको मिलेगा। अब लग गया सिरचन को झाल। सिरचन का मुंह लाल हो गया, मतलब गुस्सा हो गया है ना। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बांस में टंगे हुए अधूरे चीक में फंदे डालने लगा, ठीक है। और मानू पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी, रिश्तेदार भी आए हुए थे। तो आपसे सवाल पूछेगा यहाँ से आगे चल करके कि मानू आगे आएगा तो बताएंगे। भेज रही थी, चुपके से एक पान का बीड़ा सिरचन को देती हुई बोली। सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया था, यहाँ से 1 नंबर का सवाल आएगा, मानू ने, ठीक है। चुपके से पान का बीड़ा एक फेंक दी और बोली, इधर उधर देखकर सिरचन, दादा काम काज का घर है, 5 तरह के लोग हैं, 5 किस्म की बात करेंगे, तुम किसी की बात पर कान मत देना। यहाँ से 1 नंबर का सवाल, कान मत देना यानी ध्यान, ठीक है ना, कान मत देना, ध्यान मत देना, है ना। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। सिरचन अभी भी पूरा नहीं माना मानू के लिए, ठीक है। चाची अपने कमरे से निकल रही थी, सिरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई। कौन, चाची है ना, लेखक की चाची। अवाक मतलब गुस्सा हो गई। सिरचन ने चाची को अपने ओर अचरज से घूरते देखकर कहा, छोटी चाची जरा अपनी डिबिया का गमका हुआ जर्दा दो, खिलाओ, बहुत दिन हो गया। अब गुस्साइले थी छोटकी चाची। अब जैसे ही देखा सिरचन वैसे ही कह दिया कि जरा चाची जरा अपना डिबिया का जो गमका हुआ जर्दा है उसको जरा खिलाओ, बहुत दिन हो गया है। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी, है ना। सिरचन से गुस्सा उतारने का एक ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। झनकती हुई बोली, मस्खरी करता है, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे, घर में भी पान और गमका हुआ जर्दा खाते हो, है ना, ऐसा बोली। चटुहर कहीं के, मेरा कलेजा धड़क उठा। किसका, लेखक जी का किलो। अब लगता है कि बात नहीं बनेगा, है ना। बस सिरचन की उंगलियों में सूतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान के मुंह को घुलाता रहा, फिर अचानक उठकर पिछवाड़े थूक आया। अपनी छुरी हंसियां बगैर समेटे संभाल कर झोले में रखा और टंगी हुई अधूरी चीख पर एक निगाह फिर से डाला। थूक के आया पान जो खा रहा था और बिना समेटे झोला में एक ही बार उठाया और रख दिया, झोला को उठाया और निकल पड़ा, ठीक है। एक बार जरूर निगाह दौड़ाया उस चीख पे, हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकला। जो ना कर बजो, है ना, क्लियर है। चाची बड़बड़ाई, अरे बाप रे बाप, इतनी तेजी कोई मुफ्त में तो काम नहीं करता। 8 रुपए में मुहर छाप वाली धोती आती है। 1 नंबर का सवाल यहाँ भी, ठीक है, समझ गए। इस मुझौसे के ना मुंह में लगाम है ना आंख में सील है, पैसे खर्च करने पर सैकड़ों चीख मिलेगी, छोटकी चाची ने कह दिया, ठीक है, कि इस मुझौसे को ना आंख में ना मुंह में लगाम है ना दीदा में सील है ना। 8 रुपया में मुहर छाप वाला धोती आता है, पैसा कहीं भी देंगे तो सामान मिल जाएगा, लेकिन इसके जैसा मिलेगा नहीं। बातर टोली की औरतें सिर पर गट्ठर लेकर गली गली मारी फिरती है, चीख ले लो चीख, क्लियर है। मानू नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चीख को देखती रही है। मानू को बेचारा दुखी हो रहा है। मानू के दूल्हा ने काफ़ी जैसे खत लिख करके भिजवाया था कि मिठाई की पतीली ना आवे कोई बात नहीं है, लेकिन इस बार शीतल पार्टी और चीख जरूर आनी चाहिए, ठीक है। सातों तारे मंद पड़ गए। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर, मानू मेले से खरीद कर मानू जी छोटा मत कर, मानू मेले से खरीद कर भेज दूंगी। उसकी माँ बोली,
मानू को याद आई विवाह में सिरचन के हाथ की शीतल पाटी दी थी माँ ने, है ना। ससुराल वालों ने, मानू को ऐसा लग रहा है कि दीदी को जो शीतल पाटी मिली थी वो सिरचन के हाथ से बनी हुई शीतल पाटी मिली थी, तो इसलिए थोड़ा सा मानू जो है रूठ गई है। ना जाने कितनी बार खोलकर दिखाया था पटना और कलकत्ता के मेहमानों को। वह उठकर बड़ी भाभी के कमरे में चली गई। ठीक है मानू। मैं सिरचन को मनाने गया, लेखक जी मनाने गए सिरचन को कि एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं, ऐसी गलती नहीं होगा। लेखक जी बोल रहे हैं मुहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा। अब ये सिरचन कह रहा है कि नहीं बबुआ, अब मुहर छाप वाली धोती लेकर के मैं क्या करूँगा, कौन पहनेगा मुहर छाप वाली। ससुरी जो भी थी वो खुद मर गई। यानी सिरचन अपनी पत्नी के बारे में कह रहा है कि कौन पहनेगा मुहर छाप वाली धोती। जो ससुरी थी वह भी मर गई, बेटी बेटियों को भी ले गई अपने साथ, यानी सिरचन को बेटी बेटियां भी मर गए हैं सारे लोग। बबुआ जी मेरे घरवाली जिंदा रहती तो मैं एक ऐसी दुर्दशा भोगता। यह शीतल पाटी उसकी बुनी हुई है, इसकी शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ। ये सिरचन कह रहा है कि शीतल पाटी की कसम मैं अपनी बीवी की, है ना, कि अब यह काम नहीं करूँगा मैं कभी। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, जो आज वहाँ भी नहीं हुई, है ना। अब क्या मैं चुपचाप लौट आया, समझ गया कलाकार के दिल में क्या लगी है, ठेस लगी है, यानी दुख पहुँचा है। क्लियर है। वह नहीं आ सकता जो दुख लगा है। बड़ी भाभी अधूरी चीख में रंगीन छीट का झालर लगाने लगी। यह भी बेजा नहीं दिखाई पड़ता क्यों मानू। मानू कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मंजली भाभी की नज़र न लग जाए इसमें भी। मानू को ससुराल पहुंचाने में मैं ही जा रहा था। लेखक जी जा रहे थे। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानू बड़े जतन से अधूरी चीख को मोड़कर लिए जा रही है अपने साथ। अब मानू बेचारी अधूरी चीख जो है उसको लेकर के जा रही है। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा भी आया। मानू को चाची के सूर में सूर मिलाकर कोसने को जी हुआ। कामचोर चटोहर कहीं के, ऐसा बोल रही है। उस समय भी गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था। लेखक जी की प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नज़र पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर के पुकारा। क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ के उतार कर मेरी ओर देखा और दौड़ता हुआ आया। हूँ, दरवाज़ा खोलिए। मैं सिरचन हूँ, दरवाज़ा खोलिए। मानू दीदी कहाँ है, एक बार तो देखूँ। सिरचन कह रहा है कि मानू दीदी कहाँ है, एक बार तो उसे मैं देखूँ। आखिरी पल में मैंने दरवाज़ा खोल दिया। सिरचन दादा, मानू इतना ही बोल सकी। ठीक है, मानू जो है इतना ही बोल सकी। सिरचन दादा। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है, सब चीज़ है दीदी, शीतल पाटी भी है, चीक भी है, और एक जोड़ी आसनी कूस की गाड़ी चल, और एक जोड़ी आसनी भी है कूस की। और उतने में गाड़ी चल पड़ी। बेचारा सिरचन कूढ़ते हुए बोला कि ये सब चीज़ है मेरी तरफ से। मानू मुहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। सिरचन ने जीभ को दांत से काट कर दोनों हाथ जोड़ लिए कि नहीं मानू, अब मुझे नहीं चाहिए। मानू फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोल कर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदे का ऐसा काम पहली बार देखा था मानू ने। और ये लेसन आपका समाप्त हो गया, जिसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। तो आप चलते हैं क्वेश्चन की तरफ एक नज़र। अब देखिए पाठ से क्या है कि गांव के किसान सिरचन को क्या समझते हैं। तो गांव के किसान सिरचन को बेकार ही नहीं बल्कि बेगार समझते हैं, चटोहर समझते हैं। क्लियर है। इस कहानी में आए हुए विभिन्न पात्रों के नाम लिखिए कि इस कहानी में कौन कौन से पात्र आए। पहला पात्र प्रमुख पात्र सिरचन, मंजली भाभी, मानू, छोटी काकी, है ना, माँ जी, और क्या भज्जू महाजन की बेटी, इस प्रकार के जो आए पात्र। अगला है सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया था। तो सिरचन को पान का बीड़ा मानू दीदी ने दिया था। आपके विचार से सिरचन का महत्व कम क्यों हो गया। सिरचन चीक और शीतल पाटी स्टेशन पर ले जाकर मानू को देखता है, इससे उसकी किस विशेषता का पता चलता है। तो इन सारे प्रश्नों को आपको बताना है। बाकी ये जो है गद्यांश है और इस गद्यांश को पढ़ करके भी आपको जवाब देना है। क्लियर है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप इसी तरह से बने रहें।